आलोक शर्मा जी, संविधान के मुद्दे पर जब अमित शाह से एक बयान पार्लियामेंट में दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह से एक बयान पार्लियामेंट में दिया गया, तब जो मोर्चे निकाले तब आम आदमी पार्टी आपके साथ में थी, तब तो वो दलित विरोधी थी नहीं ना। आज की स्थिति में आपको मौका मिला, आप तो आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं क्योंकि दलित वोट आपको वहां पर दिख रहे हैं जो एक जमाने में आपके पास हुआ करते थे। यही आरोप तो आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। आपने कितने मुख्यमंत्री बनाए, हम लिस्ट देख रहे थे। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के आखिरी मुख्यमंत्री हो गए और उसके बाद चन्नी जी हो गए पंजाब में। यही तो सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाया आप पर। चन्नी जी के बाद हमारे कितने मुख्यमंत्री बने जरा बताएंगे आप साहिल जी? कितने मुख्यमंत्री चन्नी जी के बाद बने 22 के बाद? ले दे के एक दो राज्यों में सरकार आई है, मतलब जबरदस्ती आप। हम तो पूछ रहे हैं भाई, आपने वादा किया था कि डिप्टी सीएम हम पंजाब में बनाएंगे, हमने तो चन्नी को सीएम बनाया भाई। आप उत्तर दीजिए ना इनसे कि भाई डिप्टी सीएम की कौन सी तारीख को बना देंगे। पहला सवाल सीधा। बाबा साहब के हम असूलों पे चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे बाबा साहब ने कभी कहा था कि सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करो? बाबा साहब ने कहा था सारे यू टर्न ले लो? बाबा साहब ने कहा था शीश महल बना लो? बाबा साहब ने कहा था शीश महल में मिनी बार बना लो? जबरदस्ती बाबा साहब के केवल वोट के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर। हम केवल अनुराग ढांडा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरपी सिंह भी बात करेंगे। अनुराग ढांडा सारे देश में सारे जल्दी से जवाब दे दीजिए, कब बनाएंगे उप मुख्यमंत्री? विचारधारा को खत्म करने का काम सबसे ज्यादा बीजेपी के बाद बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने का काम अगर सबसे ज्यादा किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरे देश के सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए। बाबा साहब का सपना था कि स्कूलों में पढ़ के गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। बाबा साहब का सपना था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ के गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। इन्होंने बर्बाद किया। इन्होंने सारे सरकारी स्कूलों, दिल्ली के सरकारी स्कूल इनके 15 साल के शासन में बर्बाद पड़े थे। दिल्ली के सरकारी स्कूल, उनमें गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता था, बर्बाद हो रहे थे गरीबों के बच्चे। हमने 18 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में शानदार स्कूल बनाए। ये बाबा साहब को समर्पित है। जरा आंकड़े भी देख लेते हैं। समर्पित है बाबा साहब की दरअसल जब ये सारे मुद्दे चुनाव के एन चुनाव के मौसम में निकलने शुरू हो जाते हैं तब समझ में आना चाहिए कि भाई वोटों की राजनीति जरूर यहां पर हो रही है। जरा दोनों को शांत करते हैं, जरा आंकड़े देख लेते हैं कि भाई आखिरकार नंबर्स क्या कहते हैं। देखिए 2020 में आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़े हैं उसमें अगर हम देखें तो वाल्मीकि समाज के वोट, ये सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 65% वोट मिले थे, बीजेपी को मिले थे 29%, कांग्रेस को मिले थे 4%। इसी तरीके से जाटव वोट भी आम आदमी पार्टी को 72% मिले थे, बीजेपी को मिले थे 22%, कांग्रेस को मिले थे 3%। तो दलितों का वोट आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर 66% मिल चुका है, बीजेपी को 27% मिल चुका है, तो कांग्रेस को मिल चुका है 5%। उसके साथ साथ अगर हम सीटों पर नजर डालें, जो दलित बहुल सीटें हैं उस पर अगर हम लोग नजर डालें तो 70 में से 12 विधानसभा सीटें, उसमें से 7 से 8 सीटों पर दलित वोट नतीजे पर असर डालते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 12 की 12 सीटें शेड्यूल कास्ट सीटें जीती है, वो अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि 2015 और 2020 दोनों वक्त पे आम आदमी पार्टी का पूरा दबदबा आशुतोष ये दलित सीटों पर, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों पर साफ हमको दिखाई दे रहा है। इस बार भी 14 उम्मीदवार बीजेपी ने, 13 कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दलित राजनीति को लेकर चल रही है क्या? क्योंकि दलित वोट काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वो जीत नहीं पाए। इस बार कांग्रेस और बीजेपी का दलित वोटों पर जो प्रभाव डालने की कोशिश चल रही है उसका फायदा, क्योंकि कांग्रेस जय संविधान का नारा लगा रही है, मऊ में आज रैली कर रही है, बीजेपी कह रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, इसका फायदा कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज को मिल सकता है क्या दिल्ली में? क्या इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है? आंकड़े साफ दिखाते हैं आशुतोष। देखिए उसके बाद संगीत रागी के पास भी चलेंगे। साहिल, ये जो बाबा साहब अंबेडकर का जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है, क्योंकि दिल्ली में जो दलित वोटर हैं वो 16.92% है और कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि आपका अगर आप सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहां तकरीबन 24.6% दलित है, या फिर सेंट्रल दिल्ली की बात करें वहां 23.4% दलित है। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट है जिसको दलित वोटर जिसके पक्ष में जाएगा उसके लिए सरकार बनाना आसान हो पाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या महज एक मूर्ति को किसी व्यक्ति ने अपमानित किया, क्या उसकी वजह से पूरा चुनाव पलट जाएगा? क्या सारे दलित एकजुट होकर किसी उस पार्टी के खिलाफ वोट दे देंगे? ऐसा होता नहीं है।
महत्वपूर्ण बात क्या है कि कम से कम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे राजनीति हो रही है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पंजाब के अंदर जो दलितों की संख्या है वो 30% से ज्यादा है। और इसीलिए अचानक आपने आज से कई साल पहले ये देखा कि अरविंद केजरीवाल के जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उसके ठीक पीछे 2 तस्वीरें आ गई। उसमें एक तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की थी, दूसरी भगत सिंह की तस्वीर थी। तो ये बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने के पीछे का कारण ही यही था कि पंजाब हो या दिल्ली, वहां के जो दलित वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाए। ये पूरा खेल है इसके पीछे। लेकिन मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि जितना बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राजनीति की जा रही है, चाहे वो अमित शाह के नाम पे की जाए, चाहे किसी मूर्ति भंजन के नाम पे की जाए, क्या उतना ही अपलिफ्टमेंट दलितों का जमीन पर होता हुआ दिखता है क्या? आज भी आप दिल्ली छोड़ दीजिए, देश के सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जहां रोज ऐसी खबरें आती हैं, किसी दलित को मूंछ बहाने के नाम पे उसके साथ अपमान होता है, उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, वो घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसका अपमान किया जाता है, वो अगर कहीं अच्छी जगह बैठ जाए तो उसका अपमान किया जाता है। जब तक राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जब तक इसके खिलाफ कोई मुहिम शुरू नहीं करते, तब तक सिर्फ ये टोकनिज्म करने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो दलित समाज से आते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या इतने बड़े पद देने मात्र से काम चल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी जो समाज से आते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया। क्या उसकी वजह से देश में आदिवासियों की स्थिति सुधर गई? क्या उसकी वजह से दलितों की स्थिति सुधर गई? तो दिक्कत क्या है कि जब तक उस समाज को आगे लाने के लिए कोई समग्र कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। तो जो ये कहते हैं कि कहीं मूर्ति का अपमान हो गया, क्या शिवाजी की मूर्ति गिरी महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई क्या? कोई उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि लोग इन सब चीजों में फर्क करना जानते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये सारी की सारी राजनीति इसलिए हो रही क्योंकि सिंबोलिज्म में और असलियत में फर्क करना कहीं ना कहीं लोग सीख रहे हैं। आशुतोष, सिंबोलिज्म और असलियत में फर्क करना कहीं ना कहीं वोटर सीखना शुरू हो गया। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उसके बाद संगीत रागी के पास भी हम चलेंगे। हरियाणा सरकार पर अब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका यह कहना है कि यमुना का पानी जहरीला करने में हरियाणा सरकार का हाथ है। उनका कहना है कि 30% दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाएगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का जवाब भी उस पर आ गया है और उनका कहना है कि केजरीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर, उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका।
तो अब एक बार फिर हरियाणा वर्सेस दिल्ली और केजरीवाल वर्सेस नायब सिंह सैनी, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मंगवाई है। कल तक रिपोर्ट पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है। संगीत रागी जी, देखिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बार बार बाहर की जो घटनाएं उनको लेकर राजनीति शुरू होगी और दलित का मुद्दा यह काफी बड़ा होता जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुंबई में सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, कानून सुव्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है और बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश होती है, और अब अमृतसर में घटना होती है और दलित वोटरों को लेकर अब दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा उठाया जा रहा है। कैसे देखेंगे आप इस पूरे मामले को, संगीत रागी? साहिल, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर मुझे अब तरस और दया आने लगी है। ये व्यक्ति वैसे ही है। एक बहुत पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें बिहार का एक पॉलिटिशियन कहता है, वो बिहार का ही परिप्रेक्ष्य था, कहता है कि देखिए डैम मत बनाइए, यदि आप इसमें से बिजली निकाल देंगे तो इसकी तो सारी की सारी ताकत ही चली जाएगी, फिर इसकी सिंचाई कैसे आप कर पाएंगे। यदि पानी में जहर मिलाया गया तो पानी के सारे पानी रोक करके दिल्ली के लोगों के लिए जो है वो शुद्ध किया जाता है और बाकी पानी बह करके और जगह नहीं जाता, ऐसा तो है नहीं। तो इस पर आप सिर्फ तरस खा सकते हैं, हंसी का पात्र अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति दूसरों पर एक्यूज करना और बिना सबूत के भी एक्यूज करना और माफी मांग लेना है। तीसरी बात, कभी भी अपने को जिम्मेदार वो कहीं नहीं ठहराते हैं। चाहे जमुना का पोल्यूशन के बात आए, अभी उनके प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, अरे एक व्यक्ति को भी यदि विदेश डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उनके स्कॉलरशिप पर भेजा गया हो, अरे भाई जितनी भी राज्य सरकारें हैं वे सारे के सारे टैलेंटेड लोगों को स्पॉन्सर करती हैं। ये कोई आप बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बात कह देना भाई, कई बार तो मैं सोचता हूं कि अपने फेलियर को भी आम आदमी पार्टी किस प्रकार से प्रायोजित करती है और पेश करती है, ये हैरान कर देती है। इसी दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था कि हम इतनी सारी स्कूलें बनाने, खाक क्या स्कूल बनाया, उसका तर्क क्या आता है, हमने इतने 1000 कमरे बनवा दिए, लेकिन अब उसी स्कूल का एक्सटेंशन। लेकिन ये मूर्ति वाला मुद्दा चलेगा, देखिए महाराष्ट्र में भी नहीं चला था। अभी आशुतोष ने कहा कि महाराष्ट्र में पूरी शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, उसके बावजूद भी वो मुद्दा नहीं चल पाया। अब अमृतसर में वहां पर कहीं हमला होता है, वो वाला मुद्दा यहां पर चल पाएगा क्या? यहां के लोग तो सोचेंगे दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको लेकर ही बात होगी ना। नहीं, शाहिल, मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं। इसको राजनीतिक तौर पर देखिए, यदि आज राहुल गांधी उठा रहे हैं मुद्दे अंबेडकर का, जीवन भर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया और आज राहुल गांधी संविधान लेकर के जय भीम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जिस अंबेडकर को हराया उसको सबसे पहले पद्म के, प्लीज हम अपनी बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात में। नहीं, आप संगीत जी आप बात को गलत बोलेंगे तो सर मुझे बोल लेने दीजिए, आप इसके बाद बोलिएगा ना। अंबेडकर के पुतले किसने जलाए, जरा बताइए। नहीं, आप मत रोकिए ना, उसके लिए इस संविधान अरे सर आप मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। आरएसएस ने कहा। पंडित रागी जी आज की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, पुरानी बातें निकलेगी तो बहुत सारी निकलेगी। मुझे केवल ये पूछ लीजिए इनसे कि आरएसएस ने आज तक किसी दलित को अपना चीफ बनाया कि नहीं, पंडित नेहरू ने पहले अपने भारत रत्न ले लिया, उनकी बेटी ने फिर अपने भारत रत्न ले लिया, फिर राजीव गांधी को भारत रत्न ले लिया, आने वाले दिनों में राहुल गांधी को भारत रत्न दे दीजिएगा, फिर प्रियंका गांधी के बेटे को भारत रत्न दे दीजिएगा, पूरे गांधी परिवार को दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सही, आरक्षण का विरोध कौन किया था? चलिए आज की स्थिति में बात करते हैं। संगीन आरोप लगा रहे हैं, ठीक है संगीत रागी जी, पुरानी बातें नहीं करते हैं, आज की बात पर आते हैं। पुराने मुद्दे निकलेंगे ना तो इतिहास में बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे और सभी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मनुस्मृति, हाँ चलिए, समय खत्म हो रहा है, चलिए 10 सेकंड में खत्म करिए। संगीत रागी जी आखिर में मुझे अनुराग ढांडा से भी पूछना है, परिवार के गर्भ के बच्चे को भी आज ही भारत रत्न दे दीजिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये मत कहिए कि अंबेडकर के सम्मान, चलिए आखिर में आप तो मत बोलिए, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के सम्मान। चलिए दोनों को थोड़ा शांत करिएगा। आखिर में अनुराग ढांडा, अब पंजाब के मामले में आप पर आरोप लग रहा है, आप सीधे सीधे हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। 20 सेकंड में आप बता दीजिए, उसके बाद आरपी सिंह भी बात करेंगे। ये गलत बात है।
नहीं नहीं, बस एक मिनट जरा, अनुराग ढांडा जल्दी बोलिए। बड़ा सीरियस आरोप लगा दिया है कि भाई अमोनिया मिक्स किया गया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बता रहे हैं आप एक तरीके से। जी बोलिए। मैं 10 सेकंड लूंगा सिर्फ साहिल जी। मुझे लगता है विंडोज में गलत प्रिंट हो गया है। संगीत रागी जी के आगे बीजेपी प्रवक्ता और आरपी सिंह जी के आगे राजनीतिक विश्लेषक होना चाहिए था। वो बीजेपी का नाम आरपी सिंह जी एक बार भी ले नहीं रहे, वो क्या योजनाएं लाए, और संगीत रागी जी उनका गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। हमारा तो अगर बाबा साहब के प्रति अगर आपको देखना है कि कितना डेडिकेशन है, तो ये गारंटीज देख लीजिए, केजरीवाल जी की 15 गारंटीज, इनके अंदर हर वो चीज शामिल है जो गरीब दलित वर्ग के लिए बाबा साहब करना चाहते थे। वो सारी चीजें इन 15 गारंटियों के अंदर शामिल हैं। हम काम करते हैं जमीन पे, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने आखिर में का आरपी काम सिंह कर रहे हैं। हम इनकी तरह ओछी यही मुद्दा लगाए रहेंगे आप, दलित वोटों के लिए अमोनिया के लेवल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान। आरपी सिंह जल्दी से, आखिरी 30 सेकंड बाकी है हमारे पास। आरपी सिंह। साहिल बाबा साहब का कितना सत्कार करते हैं। मैंने अभी शुरू में बताया कि जब सुनीता केजरीवाल जी, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, जब अपना वक्तव्य देने आती थी तो बाबा साहब जी का चित्र उठा दिया था पीछे से और केजरीवाल का चित्र लगा दिया। सबने देखा वो, और सबने तब प्रश्न भी उठाया भी कैसे क्या नहीं है। और ये तो सिर्फ बताया ना, ये सिर्फ फोटो आप के लिए, सिर्फ एक सोचते हैं कि हम फोटो लगा लेंगे तो शायद वोट पड़ेंगे। चलिए, ये सबको जानकारी है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। परंतु जहां तक पानी का मामला है, ये बड़ा सीरियस आरोप है। मेरा एक निवेदन है साहिल आपसे, अपना कोई भी आप कैमरामैन जो भी आए, ये एज इट इज चले, मेरे साथ चले, उधर से हंड्रेड के साथ चले जी। अभी चलते हैं, दोनों के दोनों चलते हैं, सोनीपत चलते हैं, जहां से पानी आता है वहां पर दोनों एक एक गिलास पानी पीते हैं। अगर जहरीला होगा तो पहले मैं पीऊंगा, अगर मैं मर गया तो उसके बाद फिर सारा मामला खत्म। अगर जहरीला पानी को मैं इस बात को कह रहा हूं। आखिरकार जब भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, मेरे पास समय पूरा खत्म हो रहा है। देखिए, जब भी अंबेडकर की बात निकलती है तब हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की असली वारिस जो है वो उन्हीं की पार्टी है, और डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्होंने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया है। लेकिन आखिरकार जब विधानसभा चुनाव की बात होगी तब लोग यही पूछेंगे कि आपने उस जगह के लिए क्या किया, और उसी का जवाब आखिरकार तीनों पार्टियों को दिल्ली के वोटरों को देना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के चुनाव में अलग अलग जगहों से कई मुद्दे निकल रहे हैं, और इसी को लेकर दंगल में हमने आज चर्चा की है। आखिरकार देखना है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर हमला करने वाला शख्स, उसके पीछे का मोटिव क्या था, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।